Okay, so we are in the last phase of module 4. हमने कल थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें थर्मोमेट्री हमारा हो गया, थर्मल एक्सपांशन हमारा हो गया और जो छोटा सा पार्ट है फेज चेंज एंड लैटेंट हीट का, दैट आई विल बी टेकिंग व्हेन वी विल डू न्यूमेरिकल्स. आज मैं सिर्फ कैलोरीमीटर क्या होता है और कैलोरीमेट्री कैसे परफॉर्म करनी है वो हम देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स. सो जस्ट टू सेव टाइम आई विल जस्ट copy and paste a image here. Okay. All right. तो कैलोरीमेट्री का मतलब सिर्फ इतना है, it is an experimental technique to measure the amount of heat transferred from one body to another. That's it. So quantitative measurements हमको करने हैं, how much is the amount of heat transferred from one body to another. या फिर basically ये जो method है, it is used to measure specific heat of a substance. क्योंकि हमने भी बहुत बार देखा specific heat capacity of solid is this, liquid is this, और measure कैसे करेंगे. So that the instrument that is used to measure amount of heat exchange or to measure specific heat of a given substance is called as calorimeter, and the technique of measurement is called as calorimetry. Simple है, we will not go into much details of it, जरूरत भी नहीं है हमको. Okay, तो आइडिया सिंपल. सबसे पहले द थिंग इज, अगर आप लोगों को दो सब्सटेंसेस में कितना हीट एक्सचेंज हुआ है ये देखना है, तो सिर्फ वही दो सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आने चाहिए एंड दे शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. तो इसलिए एक इंसुलेटिंग जैकेट यूज किया है. सो वी डोंट वांट हीट टू एंटर और लीव द सिस्टम, इसलिए इंसुलेटिंग जैकेट मतलब एडियाबैटिक वॉल यूज किया है. उसके ऊपर जो लिड है, यू कैन ओपन इट, दैट इज आल्सो इंसुलेटिंग. देन कैलोरीमीटर मतलब एक्चुअली ये सिलेंडर जो है अंदर का, दैट इज कैलोरीमीटर, दैट्स इट. तो कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर. उसमें आप वाटर भर के रखते हो पहले से, एंड देयर इज अ थर्मोमीटर व्हिच इज इंसर्टेड थ्रू लिड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. देयर इज अ स्टीरर. स्टीरर क्यों? क्योंकि जब मुझे एक लिक्विड को वाटर में मिक्स करना होगा तो आई नीड टू मिक्स इट वेल सो एज टू हैव यूनिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यूनिफॉर्मिटी चाहिए वहां पे. ओके, तो स्टीरर और सिलेंड्रिकल वेसल ये दोनों मिला के हम इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर. और जो स्टीरर का मटेरियल होगा वही वेसल का मटेरियल होगा. और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्मॉल थिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट. सो सिलेंड्रिकल वेसल एंड स्टीरर दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, लेट अस से बोथ आर कॉपर. ओके, देन नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि इसमें पानी भर के रख देते हैं. स्टीरर पानी के कांटेक्ट में है, सिलेंड्रिकल वेसल पानी के कांटेक्ट में है, तो दे आर इन कांटेक्ट फॉर सफिशिएंट टाइम. एंड व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट फॉर सफिशिएंट टाइम, व्हाट हैपेंस इज दे रीच इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. तो जो भी हीट एक्सचेंज होना था वो उनमें हो गया. ओके, सो दे विल नॉट एक्सचेंज हीट एनीमोर. ऑलराइट, अब एज आई टोल्ड यू, इसका इस डिवाइस का यूज ही ये है टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट और टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज. हम क्या करेंगे, अब हम एक सैंपल ए ले लेंगे लिक्विड, उसको हीट करेंगे और उसको यहाँ पे पानी के अंदर डाल देंगे एंड स्टीरर विल मिक्स इट. आवर टास्क इज टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सैंपल ए. ओके, तो एज आई टोल्ड यू, हमारे पास क्या था, हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल स्टीरर जो कॉपर से बना हुआ है, वाटर और सैंपल ए हमने अंदर डाला है, वो इतना ही है. राइट, तो तीन मटेरियल है, इसलिए स्टीरर
और सिलिंड्रिकल वेसल सेम मटेरियल का होना चाहिए। अगर आपने स्टीलर को एल्यूमिनियम का बनाया तो 4 मटेरियल हो गए, फिर इक्वेशन जो हम बनाएंगे इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। हीट एक्सचेंज किस किस में होगा? हीट एक्सचेंज जो लिक्विड ए, सैंपल ए, जो गर्म सैंपल आपने इसमें ऐड किया उसमें, वाटर में और सिलिंड्रिकल वेसल स्टीलर में, मतलब कैलोरीमीटर में हीट एक्सचेंज होगा। तो हीट लॉस्ट बाय, हीट लॉस्ट बाय, किसने हीट लूज किया? सैंपल ए ने लूज किया। वी हैव जस्ट टेकन अ हॉट लिक्विड कॉल्ड एज सैंपल ए, उसको हमने पानी में डाल दिया था एंड वी मिक्स्ड इट। सो हीट लॉस कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लॉस करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज लॉ। व्हाट लॉ? इट इज, you already know, heat always flows from higher temperature to lower temperature। और ये हीट जो लॉस किया है सैंपल ए ने, वो गेन कौन करेगा फिर? तो the heat lost by sample A will be gained by calorimeter and it will be also gained by water। So heat lost by sample A is heat gained by calorimeter plus water। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने बोला जैसे अगर वेसल कॉपर का होता और स्टीलर एल्यूमिनियम का होता तो यहाँ बोलते हीट गेन बाय कॉपर प्लस हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय एल्यूमिनियम। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स में जब आएगा यू नीड टू रिमेंबर दिस। गुड। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? इसका मतलब कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कैलोरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of energy, both A and B, none of this, so it works on the principle of conservation of energy। good। then और एक चीज ये है कि अब क्योंकि 3 मटेरियल्स इन्वॉल्व है तो आई नीड टू स्पेसिफाई m1 is mass of sample A। तो मैं क्या करूंगा, जो सैंपल A, जो दूसरा लिक्विड हम मिक्स करने वाले हैं, उसका जो मास होगा मैं m1 बोलूंगा, उसका स्पेसिफिक हीट होगा उसको s1 बोलूंगा, और टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर पे है। फिर जो हमारे पास कैलोरीमीटर है, मतलब जो कॉपर से बना हुआ है बेसिकली हमारे केस में, इसका जो मास होगा m2, ये मास m2 वेसल प्लस स्टीलर का है। S2 is specific heat of copper here in this case। एल्यूमिनियम का बनाओगे तो एल्यूमिनियम का, एंड देन टेम्परेचर T2। एंड तीसरा मटेरियल था वाटर, वाटर का मास m3, स्पेसिफिक हीट S3 एंड टेम्परेचर T3। राइट? रॉन्ग। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कैलोरीमीटर में वाटर हमने भर के सफिशिएंट टाइम तक रख दिया, मतलब दे आर ऑलरेडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कैलोरीमीटर एंड वाटर बोथ ऑलरेडी आर एट सेम टेम्परेचर। ओके, गुड। देन अब जब आप सैंपल ए को मिक्स कर रहे हो तो सैंपल ए में कैलोरीमीटर में और वाटर में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उसके बाद जो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो फाइनल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे T है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज T। करेक्ट? अब ये इक्वेशन क्या बोलता है? हीट लॉस बाय सैंपल A। मैंने आपको हीट इक्वेशन कल ही बताया था। व्हाट इज हीट इक्वेशन? M S डेल्टा T। ओके, तो हीट लॉस बाय सैंपल A, व्हाट इज मास ऑफ सैंपल A? m1 लिखा है ऊपर, स्पेसिफिक हीट S1। अब यहां पे होता है कंफ्यूजन, पीपल राइट T माइनस T1। देखो लॉजिक, लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक यस, क्यों? क्योंकि जो बॉडी का हॉट टेम्परेचर था तो डेल्टा टी इज यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो यहाँ पे T1 माइनस टी होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करना नहीं, क्योंकि सैंपल ए T1, T1 in all cases T1 is greater than T2 and T1 is greater than T, इसलिए T1 minus T2। यदि वो हॉट था तो वही तो एनर्जी लॉस करेगा ना, इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर M2
S2। यहां पे आप लिख सकते हो T माइनस T2। क्यों ऐसा? अरे क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर था T2। अब एग्जांपल देता हूं, मेरे पास मैंने गर्म दूध लिया, सैंपल ए, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है मान लो। फिर मैंने उसको, मतलब वो T1 है, उसको मैंने पानी में डाला और जो पानी था वो एक स्टील के बर्तन में है, इन दोनों का टेम्परेचर 27 डिग्री है, रूम टेम्परेचर। नाउ आई एम पुटिंग हॉट मिल्क इनटू दिस कोल्ड, कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर, करेक्ट? ओके, तो फाइनल टेम्परेचर 100 और 27 के बीच में ही आएगा, इसलिए T1 माइनस टी, और यहाँ पे T माइनस T2, क्योंकि T विल बी बिटवीन T1 एंड T2, प्लस हीट गेन बाय वाटर, वाटर था M3S3 T माइनस T2। ओके, तो हो गया सॉल्व, खत्म। ये आप लिखोगे S1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड से T माइनस T2 कॉमन निकलेगा, तो M2S2 प्लस M3S3 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T। ये बन गया स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल ए का फॉर्मूला। आप इसी से S3 के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर ये S1 S2 S3 कंफ्यूज करता है तो फिर ये सफिक्स चेंज कर देना, बोल देना ये सैंपल ए था तो ए ए ए। ये कैलोरीमीटर है तो कैलोरीमीटर कॉपर का बना है तो Cu Cu Cu। ये वाटर है तो W W W। तो आपके ऊपर है, द वे यू वांट टू राइट। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द कॉन्सेप्ट हियर, करेक्ट? सो दैट इज द एंड ऑफ थियरी पार्ट। एक पार्ट जो है फेज चेंज का और लैटेंट हीट का, आई विल कवर दैट इन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, so I'll just cover that in numericals. That means we are going to start with numericals today, which means you need to keep yourself ready to solve. So oxygen boils at minus 183 degrees Celsius. This temperature approximately in Fahrenheit scale is, कल मैंने आपको रिलेशन बताया था between degree Celsius and Fahrenheit. So I told you yesterday there are different scales of temperature measurement scale. हर एक स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है, और हर एक स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। तो मैंने कल ही बताया था सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट इज freezing point and upper is boiling point, and there are 100 divisions. Fahrenheit scale में 32, 212 and 180 divisions, right? तो मैंने बताया था कभी भी क्या करते हैं, C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, C माइनस 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। कल ही बताया था मैंने ये 5 जा, ये 9 जा। तो आपके पास कन्वर्जन है C बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9। C आपको दिया हुआ है 183 माइनस 183। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 183 बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9। To just solve this, तो 183 into 9 is 1830 minus 183, तो सॉल्व करना और हो गया। तो F will be whatever you get, so it happens to be, it turns out to be minus 297 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लॉजिकली बताता हूँ ये, हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मान लो, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9, मतलब
F इक्वल टू 32, बराबर। मतलब 0 डिग्री मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री कितना होगा फिर? 9/5, 9/5 प्लस 32, 9/5 प्लस 32, अप्रोक्सीमेटली 2 प्लस 32, 34। 3 डिग्री कितना होगा? 3 डिग्री कितना होगा? मैंने पहले भी गलत बताया आपको। 1 डिग्री 1/5, ओके, तो 9/5 प्लस 32, ठीक है। ये आपने बताया मुझे रफली 34। इफ आई टेल यू व्हाट इज 2 डिग्री, तो 2/5, हाउ मच इज 2/5? पॉइंट, ठीक, 2/5 इज 0.4, 0.4 होता है ना ये। 0.4 इंटू 9, 3.6, 3.6 प्लस 32, 36 पॉइंट। गुड। अभी what I want to tell you in short is, without going into very details of it, -183 है ना, तो क्या करना है, -180 बोल दो, काम आसान करो खुद का। 5f minus 32/9, under any condition it is going to be negative 1. This is 36, 36 9 जा 360 minus 36, 324 with negative plus 32, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो -183 डिग्री विल बी माइनस ओनली, तो सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे आपको। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन is that temperature at which matter ceases to exist। ऐसा कभी होगा क्या कि 0 केल्विन में मैटर ही नहीं है? Ice melts, water freezes. Ice melts and water freezes. Water freezes at 0 degrees Celsius, not 0 Kelvin. Volume and pressure of a gas becomes 0. So by definition, at any temperature beyond 273.15, lower than 273.15, बराबर बोल रहा हूँ ना? What is 0 Kelvin in degree Celsius? Minus डिग्रीज, बराबर क्या? करेक्ट है ना? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एट एनी टेम्परेचर बियॉन्ड 0 के और -273.15, द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, there is no gas because at this temperature V and P are 0. तो डिफाइन ही ऐसा करते हो आप 0 केल्विन को, इट इज टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा कंट्रैक्शन होते जाएगा, कंप्रेशन होते जाएगा, so volume becomes 0. So by definition, ये तो definition ही है, तो definition, yeah, a constant volume gas thermometer shows pressure reading of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 and at 100 degrees Celsius. When the pressure reading is 60 centimeter of mercury, the temperature is, who can tell me what is the relation? मैंने कल बताया था आप लोगों को कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर यूज करते हो, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा विद टेम्परेचर। तो हमने कल ही फॉर्मूला लिखा था, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर दिस? टेम्परेचर T इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 बस इनटू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो कल बताया था ये फॉर्मूला मैंने आपको। वी हैव डन दिस थियरी इन लास्ट सेशन। पीटी, पहले तो टी फाइंड करना है ना, टेम्परेचर इज, टी फाइंड करना है। पीटी 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो एक्चुअली एच रो जी यूज करेंगे हम लोग। प्रेशर क्या होता है? एच रो जी।
लेकिन यहाँ पे भी रो जी, 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 कॉमन निकाल के कैंसल। तो इसलिए हम लोग लिखने नहीं वाले यहाँ पे 60 माइनस व्हाट इज प्रेशर एट 0 डिग्री 50, प्रेशर एट 100 इज 90 माइनस 50 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 10/40 इंटू 100। undo please, okay, no issues, yeah, so this is what 25 ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसलिए बोला था कि दिस इज वेरी इजी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स। अभी a constant pressure air thermometer gave a reading of 47.5 units of volume when immersed in ice cold water and 67 units in boiling liquids. The boiling point of the liquid will be, solve karo. Okay, so this question is actually just kinetic theory of gases, air thermometer है ये, this is not लिक्विड थर्मोमीटर, जैसे एयर थर्मोमीटर मतलब गैस थर्मोमीटर की बात चल रही है, gave a reading of 47.5 units of volume when immersed in ice cold water and 67 units of volume in boiling liquids, boiling water नहीं, boiling water बोला होता तो 100 डिग्री था, बॉइलिंग लिक्विड्स बोला है, तो मुझे क्या किया, मतलब क्वेश्चन समझ लो, आपने थर्मोमीटर लिया, उसको आइस कोल्ड वाटर में डाला, वॉल्यूम मिल गया 47.5, क्योंकि वो जो थर्मोमीटर है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा गैस का। तो जैसे आपने कोल्ड में गैस को रख दिया तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इट विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। फिर आपने वही थर्मोमीटर उठा के बॉइलिंग लिक्विड में रखा है, वाटर में नहीं, बॉइलिंग लिक्विड में रखा है, फिर क्या होगा, तो गैस विल एक्सपांड, गैस एक्सपांड हुआ, कितना मिला नया नया वॉल्यूम 67 यूनिट्स। टेम्परेचर पूछा है, डोंट वी नो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V2 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय T1, तो T2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 टाइम्स ऑफ T1, तो V2 इज सॉरी T2 इज इक्वल टू V2 कितना था 67, ये कितना 47.5, करेक्ट, और ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा 0 लिखा तो 0 हो गया, केल्विन में लिखो 273, इसको सॉल्व करो, व्हाट इज 47.5 इंटू 2, 100 में से 50 में से 2.5 कम है, बराबर ना, हाँ, तो 100 में से 5 कम है, मैं क्यों बता रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर दिस फैक्टर हियर, बताओ तो मुझे 273 अपॉन 47.5 इज रफली हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 5.5 के आसपास, क्यों, 25 इंटू 5 इज 250, तो ये रफली रफली 5.5 होगा अप्रोक्सीमेटली, 67 इंटू 5 कितना होता है, 670 का हाफ कितना होता है, कैलकुलेशंस यू नीड टू लर्न, यू हैव टू लर्न, ये आपको बताता हूँ 273 बाय 47.5 is 5.74 into 67 is 385 minus 273 112 डिग्री सेल्सियस, आ गया आंसर। वैसे ये तो फिक्स था 112, क्यों, अभी लिक्विड बोला है, वाटर नहीं, तो 100 तो है नहीं अपना आंसर, फिर मैंने 5.74 की जगह पे मैंने
5 भी बोला होता तो 67 का हाफ मतलब 67 5 का 67 5 का मतलब 670 का हाफ 670 का हाफ कैसे करते हो 300 प्लस 35 335 और 0.5 मतलब उसमें और 40 ऐड कर दो 335 प्लस 40 375 375 में से 273 माइनस कर लो 110 रफली रफली हो गया तो मतलब 112 डिग्री नो इश्यूज calculations you will learn with time. A vertical column 50 centimeter long at 50 degree balances another column of same liquid 60 centimeter long at 100 centimeters 100 degrees Celsius. The coefficient of absolute expansion of liquid. A vertical column 50 centimeter long at 50 degree balances another column of same liquid 60 centimeter long at 100 degree. The coefficient of absolute expansion of सबसे पहले you don't know this formula so I have to tell you. Basically ऐसा है the ratio of heights turns out to be ratio of densities and you already know that density we have seen 1 plus याद है क्या क्या था 1 प्लस ग्यामा नहीं थीटा 1 प्लस ग्यामा थीटा 2 मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है आपको कल मैंने जो बताया था मैंने बोला था डेंसिटी न्यू डेंसिटी है न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस डेल्टा टी इंटू ग्यामा ये है रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डेंसिटी यहाँ पे जो मैंने लिखा है रो इज इक्वल टू 1 प्लस ग्यामा टी है वो दैट मीन्स डेंसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर है ओके डेंसिटी गिवन टेम्परेचर क्योंकि मुझे 50 डिग्री T1 दिया है मतलब थीटा 1 दिया है और 100 डिग्री थीटा 2 दिया है बराबर और गामा पूछा है और डेंसिटी को मैंने हाइट से कैसे रिलेट किया h1 by h2 equal to rho1 by rho2 कैसे किया फिर how did we do that how can you do that how can you relate h1 and rho1 नहीं somewhat near देखो density at any given temperature is 1 plus coefficient of volume expansion into that temperature T. All right, good. Then, as she was saying, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा उस लिक्विड में हाइट उस कॉलम में हाइट बराबर तो डेंसिटी तो कम होना चाहिए ना फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना So that is what I'm saying. How do you relate this? A vertical column 50 centimeter long at 50 degrees Celsius balances another column of same liquid 60 centimeter long at 100 degree. What do you mean by that? What do you mean by that? Do you know how do you measure pressures? हाँ लेकिन प्रेशर मीटर में प्रेशर कैसे मेजर करते हैं तो गुड तो आज आपको YouTube मैनोमीटर और ये देखना है वेल जस्ट टू गिव यू अ स्लाइट हिंट यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स है दोनों में सेम लिक्विड है राइट
तो सिर्फ दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो डेंसिटी चेंज होगा तो हाइट चेंज होगा, वो लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। हमको सिर्फ स्टार्ट ऐसा करना है, you have to say this here and you need to find this, of course करके देखना। So you will get a relation, you already know density is 1 plus volume expansion coefficient into temperature। of course ये T minus 0 है, डेल्टा T ही है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर 0 है of course। तो ये जो आता है this turns out to be proportional to H। ये सिर्फ ये चेक करो, बाकी तो आपको पता है। फिर हो गया H1 by H2 50 by 60, 1 plus this into theta 1। what is theta 1 here? Theta 1 is 50 and 1 plus gamma 100, okay, 5 by 6। all right, so just have to cross multiply and solve। 5 plus 500 gamma equal to 6 plus 300 gamma। हो गया सॉल्व है। तो ये आ गया आपका 200 gamma is equal to 1, क्योंकि 6 minus 5, gamma is 1 by 200, 1 by 200, 1 by 2 is 0.5 और ये 10 power minus 2, मतलब gamma is 0.005 है क्या पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। So only thing that I am keeping for you is this। क्यों? Because I want you to read this इसलिए। That's it। तो ये देखो, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो फॉर्मूला है इजी। A uniform metal rod is used as a bar pendulum। This is a good question। If the room temperature rises by 10 degree, हमको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है। The coefficient of linear expansion of metal rod is 2 into 10 power minus 6 per degree Celsius। The period of pendulum will have percentage increase of। What is time period of simple pendulum in terms of its length? 2 excellent, very good। Then do you remember what was the formula for percentage increase or percentage change? 11th का पहला चैप्टर। हाँ तो वो क्या था? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यस, फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल इंटू 100। एनी फिजिकल क्वांटिटी में अगर परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज बोला होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अभी ऐसा है कि यहां से मुझे दिख रहा है दैट t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, क्योंकि g कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट। वेरी गुड। और हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि L2 क्या था? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा t था। तो L2 ये था आपके पास L1 1 plus alpha which is 2 into 10 power minus this, and delta T be it Kelvin be it डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो ये आपके पास आएगा L1 1 plus 2 into 10 power minus 5। तो 0.00002, मतलब ये आएगा आपके पास L1 1.00002 times of L1, राइट। तो अभी इसके आगे आपको करना पड़ेगा सॉल्व, है ना, बराबर। यू हैव टू सॉल्व दिस। नहीं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, थिंक ऑफ इट। मैं बोलूंगा यहां से T2 by T1 इज इक्वल टू L2 by L1, और ये L2 by L1 तो हमारे पास 1.00002 है, जिसका रूट निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2 by T1 माइनस T1 by T1 इज 1 into 100। तो मेरे को T2 by T1 अगर मिल जाती है वैल्यू,
which is under root of 1.0002. हाँ ना, मतलब डिफिकल्ट है, फिर ये हमको नहीं करना है ऐसा. That is why we don't want to do all these things. Then what we want to do is, हम बोलेंगे t is equal to 2 pi root of L by G, because we are smart people and हमने बहुत सारा फिजिक्स पढ़ के रखा है. I expect हमने पढ़ के रखा है. t is proportional to under root of L, मतलब t is proportional to L raised to half. फिर 11th का पहला चैप्टर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक्स. अगर आपको याद होगा, जब आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर की बात करते हो तो कांस्टेंट तो वैसे भी हमारे लिए यूजलेस है. वी डोंट नीड दिस, क्योंकि कांस्टेंट में कोई एरर थोड़ी होता है. कांस्टेंट तो कांस्टेंट है. फिर हमने बताया था कि डेल्टा टी बाई टी फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू, ये पावर को क्या कहते हैं, हम मल्टीप्लाई हाफ डेल्टा एल बाई एल, बराबर. फिर हमने कल थर्मल स्ट्रेन देखा क्या, डेल्टा एल बाई इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा. तो डेल्टा टी बाई टी इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. यहाँ पे टी टाइम पीरियड है और थीटा टेम्परेचर है, बराबर. तो अब मुझे डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 पूछा है ना, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100. तो हाफ अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू और 100 साथ में कैंसल कैंसल. ये 3 पावर और ये -6 मतलब 10⁻⁻3. ऑप्शन नंबर डी. तो जो आप लंबे मेथड से गलती के साथ कर सकते थे वो डायरेक्टली हो गया. इफ यू नो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, अल्फा डेल्टा थीटा. Okay, so this is how you can solve this question. A bar of iron is 10 centimeter at 20 degrees Celsius. At 19 it will be. So I want you to solve this question now. It is very simple. Delta L is equal to L alpha delta theta. खत्म. L initial length कितना था, 10 centimeter. अल्फा कितना दिया है, 11 into 10⁻⁻6 और डेल्टा थीटा कितना है, 1. तो कितना आ गया, 11 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर शॉर्टर, क्योंकि चेंजिंग लेंथ कितना आया, 11 into 10⁻⁵. तो ऑप्शन नंबर सी है. डन. गुड, इजी. The volume of a gas at 20 degree is 100 centimeter cube at normal pressure. If it is heated to 100 degrees Celsius, its volume becomes 125 centimeter cube at same pressure. Then volume coefficient of gas at normal pressure is. There are two ways of doing it. एक, आपको पता है डेल्टा V by V is equal to अल्फा डेल्टा थीटा. हमको अल्फा चाहिए तो डेल्टा V by V डेल्टा थीटा. डेल्टा V is 125 minus 100, राइट, और इनिशियल वॉल्यूम था 100. डेल्टा थीटा है 100 minus 20 which is 80. तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 25 by 100 into 80. 1 जा and 4 जा, 1 by 4.25, 1 by 8.125 और 0 और एक 10⁻⁻1. करेक्ट. तो आपको पता होना चाहिए 25 into 125, वो इजी है ये. दिस इज 1250 1250 है ना, इंटू हाफ ऑफ इट 625. जब इसको आप ऐड करते हो 5 12 1 11 1 3, तो 3 ऐसा कुछ आएगा आंसर में. पहला नॉन जीरो 3 आएगा, बाकी तो सारे 10 के पावर के एडजस्टमेंट्स है. मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने क्या किया,
25 इंटू 125 इंटू इसके 2 और इसके 3 और ये 1 मतलब 10 पावर माइनस 6 बराबर करेक्ट। ये कितना आया फिर, ये आया 3125 इंटू 10 पावर माइनस 6 मतलब कितना आया 0.003125 है ना, 6 2 और 4 6 बराबर। ऑप्शन नंबर डी। दिस इज approximately okay but this is not acceptable. Why not acceptable? तो ये मेथड 1 है। Why? Because यहाँ पे एक तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अल्फा को ग्यामा लिखना चाहिए, वो ठीक है। दिस इज ग्यामा दैट वी आर लुकिंग फॉर। मैंने आपको बताया था अल्फा remains constant with change in temperature, so you can define it at 0 or at any higher temperature. Beta, which is coefficient of aerial or superficial expansion, remains constant at 0 or any other higher temperature. But if you remember, मैंने आपको बताया था that gamma changes with temperature. तो ये ठीक है, approximately okay. But the moment I give you the answer something like ऐसा, तो you are gone. तो इसलिए क्या करना, इसलिए ये करना कि अभी ठीक है ये किया है तो कोई बात नहीं। इफ यू हैव डन लाइक दिस, तो व्हाट यू कैन डू अदरवाइज इज, तो अभी ये सारे कैलकुलेशन जो है वो आप खुद कर लोगे ऐसा मेरा असम्पशन है। तो अदरवाइज व्हाट यू कैन से इज वी नो दैट Vt is initial volume 1 plus gamma delta T बराबर है ना। और डेल्टा टी को आप क्या लिखते हो, डेल्टा टी को आप लिखते हो t माइनस 0, क्योंकि 0 को ही तो डिफाइन करते हैं हम लोग बराबर ना। हाँ, तो मैं इन जनरल लिख सकता हूँ Vt इज दिस इन जनरल। तो मैं बोल सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V0 1 प्लस ग्यामा T1 एंड V2 is V0 1 प्लस ग्यामा T2 और फिर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा। तो डिवाइड करने से ये हुआ कि मुझे जरूरत ही नहीं है इनिशियल वॉल्यूम की। 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम होगा आई डोंट केयर नाउ। करेक्ट। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ग्यामा जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो फिर मैंने इसलिए टेम्परेचर T1 मतलब 20 डिग्री पे और T2 मतलब 100 डिग्री पे देख रहा हूं मैं। ये वॉल्यूम आपका V1 था 100, ये था 125, 1 प्लस 20 ग्यामा 1 प्लस 100 ग्यामा 4 ज़ा 5 ज़ा। तो आप इसको सॉल्व करो। दिस इज बेसिकली 4 प्लस 400 ग्यामा 5 प्लस 100 ग्यामा। तो 400 में से 100 गया, 300 ग्यामा, 5 में से 4 गया 1 ग्यामा इज 1/300 मतलब 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 2। 1/3 हाउ मच 0.33। तो आ गया आपका आंसर 0.0033। तो ऐसा आपको सॉल्व करना था। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस वे। Why? Because gamma हमको स्ट्रिक्टली 0 डिग्री पे डिफाइन करना होता है। मतलब मुझे यहाँ पे V0 चाहिए और मुझे यहाँ पे T फाइनल माइनस 0 डिग्री चाहिए। समझा क्या? पक्का? नहीं। ये जो मेथड आपने यूज किया है, वाई यू कैनॉट यूज दिस, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हो फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2 which is 100 minus volume at temperature 20 upon initial volume equal to gamma 100 minus 20 बराबर। लेकिन गामा को डिफाइन करने के लिए स्ट्रिक्टली 0 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए था गामा के लिए। सिर्फ अल्फा बीटा के लिए ठीक है, ओनली फॉर गामा। तो
जब मैं ऐसा लिखता हूं मतलब मैंने ये तो 20 डिग्री पे डिफाइन किया है, मतलब जो भी गामा की वैल्यू आएगी वो उसमें एरर आएगा, समझा? हाँ, तो इसलिए आपकी वैल्यू क्या आई और हमारी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या, रियल वैल्यू क्या रही? एग्जैक्टली अभी समझा, राइट? तो फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जनरल फॉर्मूला है, तो V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला लिख लिया। V2 V1 मतलब वॉल्यूम एट 20 डिग्री, V2 मतलब वॉल्यूम एट 100 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दिया और फिर डिवाइड करके हमने जो गामा की वैल्यू निकाली है दैट इज ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये VT हमने इनिशियल टेम्परेचर 0 लेके डिफाइन किया था यहाँ पे। एग्री? गुड। Density of substance at 0 is 10 gram per cc and at 100 is 9.7 gram per cc. The coefficient of linear expansion of substance is. Now you tell me, तुमने मुझे फाइनल डेंसिटी, आप दोनों में से किसी एक ने, और इनिशियल डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था when we were using solving solving this question. What was the formula of final density and हाँ गामा की अल्फा, यहाँ पे लीनियर बोला है इसलिए यहाँ पे लीनियर पूछा है, क्योंकि देखो द थिंग इज वेयर डू यू गेट कंफ्यूज्ड इज हमने ये फॉर्मूला बनाया था गामा के लिए, आई एग्री, ओके? तो ठीक है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला इज दिस गामा डेल्टा थीटा, करेक्ट, फाइन। द थिंग इज जब एक मेटल एक्सपैंड होगा, अगर इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, थिन लाइन, तो फिर वहां पे आप डेंसिटी की बात नहीं करते, क्योंकि डेंसिटी नॉर्मली क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। बट हैव यू हर्ड ऑफ लीनियर डेंसिटी आल्सो? पक्का सीखा है आपने? आपने कहाँ सीखा बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 3 टाइप की डेंसिटी बताई थी। कौन सी 3 टाइप की? हाँ, जब एक लाइन पे चार्ज है, लैम्बडा बोलते थे उसको, लीनियर डेंसिटी, तो यहाँ पे एक लाइन पे मास है, तो कहाँ बोला है ऐसा, ये वॉल्यूम डेंसिटी ऐसा बोला है क्या? बोला है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ओके, आई विल नॉट ट्राई टू कंफ्यूज यू एनी मोर, तो क्योंकि क्या है फिर अदरवाइज भाग जाओगे आप, तो बेटर, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ओके, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। इनिशियल डेंसिटी कितना? 10, बराबर 10। 1 माइनस गामा, हमको गामा फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा थीटा? 100 माइनस 0 मतलब 100, और फाइनल डेंसिटी कितना? 9.7। तो ये आपका आएगा 9.7 बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 100 गामा, मतलब आपको मिलेगा 100 गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 9.7 बाई 10, मतलब 100 गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 9.7 बाई 10, मतलब 100 गामा इज इक्वल टू 0.3। तो ये आएगा आपका 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, बराबर है ना? तो मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, बराबर 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3। अभी आ गया क्या? अभी आ गया आंसर। तो यू सेड दिस इन द लास्ट स्टेप, अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेंसिटी को 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में ले जा रहा था। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। कैसे? अभी बताया मैंने। एक लाइन पे ऊपर चार्ज, फिर क्या बोलते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना चार्ज, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर में कितना मास, मास पर यूनिट लेंथ किलोग्राम पर मीटर। तो मैं इसको 3 डायमेंशनल डेंसिटी को मैं लीनियर में कन्वर्ट कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस। तो ठीक है, वो तरीके से तो ये बेटर है फिर। सो व्हाट यू डू इज
अगर यहाँ अल्फा लिख रहे हो लिख सकते हो, अलाउड है, प्रोवाइडेड ये डेंसिटी को आप पर यूनिट लेंथ मतलब पर सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, फिर हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या फिर अगर ऐसा नहीं चलेगा तो फिर ग्यामा निकालो, फिर ग्यामा बाई 3 को अल्फा पढ़ो, बोथ वेज आर फाइन। ओके गुड। Coefficient of real expansion of mercury is 0.18 into 10 power minus 3. If the density of mercury is at 0 degree is 13.6 gram per cc, its density at 473 K is how much? तो I hope आपको real expansion पता है। What is real expansion? Apparent and लिक्विड का प्रॉब्लम क्या है? लिक्विड का प्रॉब्लम ये है, इट डजंट हैव अ डेफिनेट शेप। तो आप उसको एक वेसल में भरोगे, फिर आप वेसल आप वेसल को हीट करोगे, क्योंकि फिर वेसल को हीट करोगे उसके बाद वो हीट वेसल से लिक्विड के पास जाएगा। भी होता क्या है कि जब आप वेसल को हीट करते हो पहले तो वेसल एक्सपैंड होता है, मतलब वो एक एक्सपेंशन, फिर लिक्विड में के बाद जब हीट पहुंचेगा तो लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, तो वो एक एक्सपेंशन। लिक्विड के एक्सपेंशन को क्या बताया हमने? एपरेंट। वेसल के एक्सपेंशन मतलब रियल एक्सपेंशन, इफ यू रिमेम्बर, आपको याद नहीं, कल ही लिया था मैंने, मुझे मुझे बार बार बताना पड़ेगा कहाँ गया। ऐसा डोंट डू दिस बिकॉज देन इट विल टेक टाइम। हियर हियर ये देखो, वेसल का एक्सपेंशन प्लस लिक्विड का एक्सपेंशन इज रियल एक्सपेंशन। ओके गुड। तो यहाँ पे एक अच्छा है हमारे क्वेश्चन में कि दे आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट रियल एक्सपेंशन, सो वी डोंट केयर फॉर treating this as vessel plus apparent, तो डायरेक्टली रियल। सो अब मुझे बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन आपको दिया है, मतलब सम कोएफिशिएंट वैल्यू दी है, इन शॉर्ट गामा वैल्यू दी है, इन शॉर्ट 0.18 into 10 power minus 3, ये दोनों का मिला के एक्सपेंशन है, मतलब वेसल प्लस लिक्विड का, तो हमको अलग अलग ट्रीट नहीं करना। गुड। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री, इनिशियल डेंसिटी 0 डिग्री पे कितना? 13.6 ग्राम पर सीसी, और आपको T2 473 केल्विन दिया है। हाउ मच इज 200 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइनल पूछा है, अभी आपने अभी भी सॉल्व किया था। फाइनल डेंसिटी इज व्हाट? इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ओके, इनिशियल कितना? 13.6, 1 माइनस गामा कितना? 0.18 इंटू 10 पावर माइनस डेल्टा थीटा कितना? 200। पहले 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 473 केल्विन मतलब 200 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल 200 माइनस इनिशियल 0 मतलब 200, मतलब इट इज गुड। क्यों इट इज गुड? ये दो पावर गए, 18 का डबल 36, 13.6, 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 36 64 होता है, पता होना ही चाहिए, तो 13.6 इंटू 0.64 बताओ कितना कितना आएगा ये? हाउ मच? सी तो आ ही नहीं सकता ना, कैसे सी आए? अरे बाबा 13.6 इंटू अ नंबर स्मॉलर देन 1 लेस देन 13.6, तो सी ऑप्शन किधर से आया वो?
ना ये आएगा ना ये आएगा। पॉइंट 64 इज एक गलती हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स वन मिस्टेक दैट वी हैव डन। कौन सी? आइडेंटिफाई। क्योंकि हाँ हाँ गामा समथिंग, बोलो 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 बोलो। 10 to the power -3। तो इसलिए आई हैव टू डू समटाइम्स दिस थिंग्स इंटेंशनली। क्यों? क्योंकि द थिंग इज द मोमेंट यू राइट डाउन 13.6 इंटू 0.64, मतलब ये 65% है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो 13.6 का 65% अगर आप बोलोगे तो रफली रफली 13 6 हाउ मच? 13 6 65 प्लस 91, 9 या 10 के बीच में आंसर आएगा, राइट? कितना? 78। ठीक है, 78। तो फिर आपको दिख रहा है कि ये 13.6 इंटू 0.64 है, मतलब डेफिनेटली बी और सी आएगा नहीं। और रफली आपने बोला कि 13.6 इंटू 64.64 78, मतलब मेरे हिसाब से तो वो आएगा बिटवीन अराउंड 8 एंड 10 रफली, क्योंकि ये यस 857 बराबर। तो फिर आप बोलोगे कि नन ऑफ दिस, करेक्ट? So that is why I do this kind of stuff intentionally sometimes, क्योंकि ये एक छोटा सा पावर +4 और -1 का डिफरेंस डिसाइड करेगा। कैसे? 13.6 1 माइनस ये 2 0 है, 18 2 देखो क्या करना, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना? तो ये 2 पावर माइनस के, ये 2 पावर प्लस के, और ये 3 पावर माइनस के, है ना? हाँ, तो ये सब करने के बाद यू विल हैव 0.0, इधर एक एक्स्ट्रा 0 था। अब things will be different because 1 minus 0.036 is how much? Point पक्का 1 में से मैं 0.03, are you sure? Wait 0.036 आपने कितना बोला? 0.064 ऐड कर देते हैं अभी, 0.064, तो दोनों का एडिशन 1 मिलना चाहिए, है ना? देखते हैं 0 1 कितना? 10 0 1, ये तो 0.1 मिल रहा है फिर। डेसिमल्स नंबर्स, अरे कुछ नहीं करना, क्या करना होता है इधर, ज्यादा कंफ्यूज होना। हाँ 0.964 9 कैसे आया? मतलब 1 में से मैं अगर 0.1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 0.9 आता है कि नहीं? ये तो 0.1 से भी छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 0.974 आएगा। मतलब 13.6 का 97% रफली रफली बराबर। और तो ऑप्शन नंबर ए, तो 13.11। अभी समझा? +4 और -1 का डिफरेंस, वो ऊपर -2 और -3 में डिफरेंस है, राइट? गुड। तो मेरे लिए इजी है ये सब, मैं बोल दूंगा हाँ ये कर लो, कैलकुलेशन कर लो, ऑप्शन ये आएगा, खत्म, मैंने तो करके रखा है कैलकुलेशन। बट दिस इज वेयर, रिमेंबर 1 आवर में 45 क्वेश्चंस, दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। स्टूडेंट्स का लाइक वो बोलते हैं मुझे सब आ रहा था, मैंने सब फॉर्मूला भी करेक्ट से अप्लाई किया, लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तो क्यों मार्क्स मिलने वाले? बिकॉज ऑफ दिस वेर यू लूज मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if on heating liquid through 80 degree the mass expelled is, अभी expelled का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। हमारे पास एक, अभी हमने अभी दूध लिया, उसको 1 लीटर का चेंबर है, उसको भर के पूरा ले लिया और गैस पे रख दिया और हमने लिड नहीं लगाया, ऊपर गर्म कर रहे हैं उसको, क्या होगा? ये बाहर गिरेगा, दैट इज एक्सपेल्ड। हाँ, तो बॉयल होने के बाद बाहर गिरेगा वो, तो दैट इज एक्सपेल्ड। तो द मास एक्सपेल्ड इज 1/100 ऑफ मास स्टिल रिमेनिंग। द कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion of liquid is। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। If on heating through 80 degrees Celsius, the mass expelled is 1/100 of remaining. Mass expelled, M expelled is 1/100 of M remaining। मतलब आपको डायरेक्टली मास एक्सपेल्ड, और ये EXP को एक्सपेंशन मत समझना, मैं इसको इसलिए ME लिखता हूं, मास एक्सपेल्ड अपॉन मास रिमेनिंग, इसका रेशो है 1/100, मतलब 10⁻⁻²। कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, जो हमने कल देखा था एपरेंट एक्सपेंशन, दैट कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन का फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज मास एक्सपेल्ड अपॉन मास रिमेनिंग इनटू डेल्टा थीटा। अभी ये कैसे आया? ये ऐसे आया, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन कोएफिशिएंट? जनरल फॉर्मूला, जनरल क्या सीखा आपने? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एनी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इट इज चेंज इन सम लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, है ना? तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बराबर, इनटू डेल्टा थीटा, बराबर। वॉल्यूम इज रिलेटेड टू मास, कैसे? नहीं, मुझे वॉल्यूम इक्वल टू मास इनटू या मास अपॉन, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मास अपॉन डेंसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू डेल्टा थीटा। फिर आपने से बताया मास अपॉन मास 2 अपॉन रो 2 मत लिखना, लिक्विड सेम है, रो 2 नहीं लिखना, सिर्फ मास चेंज हुआ, माइनस इस केस में क्यों डेंसिटी नहीं चेंज हुआ ना, इस केस में क्यों नहीं हुआ? एक्सपेल्ड मतलब क्या? डेंसिटी नहीं चेंज हुआ, मास, लिक्विड बाहर गिर गया, हाँ, तो रिड्यूस हुआ, कम हुआ, बराबर। तो ये आ गया आपका डेंसिटी अपॉन, बराबर। मैं अभी रो कैंसिल कर दूंगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 डेल्टा थीटा। व्हाट इज दिस? फाइनल माइनस इनिशियल, मास एक्सपेल्ड, बेसिकली मास एक्सपेल्ड होता है वो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मास कितना बचा? 1 किलोग्राम दूध में से 200 ग्राम बाहर चले गया, 800। तो फाइनल कितना? 800। इनिशियल कितना? 1 किलोग्राम। 800 ग्राम माइनस 1 किलोग्राम, 200 ग्राम एक्सपेल्ड हुआ कि नहीं? तो M2 माइनस M1 क्या है फिर? मास एक्सपेल्ड। तो इसलिए हम लोग गामा को मास एक्सपेल्ड अपॉन मास रिमेनिंग इनटू डेल्टा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट? आप बोलोगे नीचे तो इनिशियल मास होना चाहिए था, आई एग्री, नीचे इनिशियल मास होना चाहिए था। तो ये आपको चेक करना है कि व्हाई मास रिमेनिंग, बाय द वे, ठीक है, डिड वी फाइंड दिस आउट ऑलरेडी? लिखा है ना यहाँ, ये क्या किया था हमने, है ना? ओके, पावर -2 डेल्टा थीटा कितना है? कितना है? ऑन हीटिंग लिक्विड थ्रू, व्हाट डू यू मीन बाय यस? थ्रू मतलब पहले 20 डिग्री था तो अभी 80 हो गया, पहले 0 था तो अभी 80 हो गया, बराबर? नहीं,
पहले 20 डिग्री था तो अभी 100 हो गया, पहले 0 था तो अभी 80 हो गया, पहले 10 था तो अभी 90 हो गया। तो थ्रू मतलब ये आपको डेल्टा दिया है। मैंने आपको बताया था 1/8 0.125, क्योंकि 1/4 इज 0.25, तो 0.125 नीचे का 0 ऊपर जाएगा 10⁻³ बराबर, मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मास एक्सपेल्ड अपॉन मास रिमेनिंग कैसे है समझा गया? पक्का? राइट, गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two rods of aluminium, two rods, one of the aluminium and the other of steel, having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod. हमारे पास एक है एल्यूमिनियम, एक है स्टील, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल रॉड। उसमें पहले रॉड का लेंथ जो है मतलब एल्यूमिनियम का जो लेंथ है L1 है, स्टील का जो है L2 है, तो टोटल लेंथ हो गया L1 plus L2। Coefficient of linear expansion for aluminium is alpha A and that of steel is alpha S. So this is what they are telling you. If the length of rod increases by the same amount when the temperature, if the length of each rod, important, each rod increases by the same amount, मतलब delta L1 is equal to delta L2 when their temperatures are raised by T degree Celsius, मतलब delta T1 is equal to delta T2 is equal to T degree Celsius, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से चेंज किया है, बराबर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस L2। क्या करेंगे? इजी है क्वेश्चन, extremely simple question. Delta L1 equal to delta L2. What is delta L in terms of original length alpha and? Very good. Alpha L1 alpha delta T1। अभी एक कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब आगे से हम लोग इस चैप्टर में टेम्परेचर को थीटा थीटा ही बोलेंगे बस, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन, तो डोंट वरी अबाउट दिस, इट इज सिंपल थिंग। ऑलराइट, यहां तक समझो। इक्वल टू L2 अल्फा, अब ये अल्फा किसका था? एल्यूमिनियम का। ये किसका था? स्टील का। डेल्टा थीटा 2, अभी हमको पता है ना डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2 इक्वल है, बोला ही है, तो मुझे यहां से अल्फा मतलब L1 अपॉन L2 मिल जाएगा क्या? अल्फा S अपॉन अल्फा A, बराबर। तो अभी मेरे को L अपॉन L1 प्लस L2 करना होगा, तो कैसे करेंगे फिर ये? Have you heard something called as componendo dividendo? तो what is componendo dividendo and componendo and dividendo? हाँ, L1 numerator upon numerator plus denominator is equal to, on the right hand side also, numerator upon numerator plus denominator. Numerator upon numerator plus denominator equal to right hand side पे भी numerator upon numerator plus denominator, तो अल्फा s upon अल्फा a plus अल्फा s, ऑप्शन नंबर सी। What is componendo dividendo? Numerator minus denominator upon numerator plus denominator equal to numerator minus denominator upon numerator plus denominator। कहाँ यूज किया था?
आपने 12th के बुक में यूज किया है, कहाँ यूज किया था? पोटेंशियोमीटर में जब आप, पोटेंशियोमीटर क्या है? नहीं वो आएगा उस पर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference across a wire। कुछ नहीं है, एक 2 से 10 मीटर लंबा वायर है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। फिर आप कहाँ यूज करते हो? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब मेरे पास यहाँ पे सेल है, अभी मान लो इस पे कुछ लिखा ही नहीं है कि इस सेल का ईएमएफ कितना, मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं 2 सेल लूंगा, तो उस केस में आप 2 सेल को अरेंज करते हो, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, आई हैव टू डू इट। तो कुछ नहीं, देयर इज सम पोटेंशियोमीटर वायर लाइक दिस, और यहाँ पे ए पॉइंट होता है, ये बैटरी को कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे की होता है, रियोस्टेट होता है, डोंट केयर हियर व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे यू हैव बैटरी नंबर 1, सेल नंबर 1, नॉट बैटरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? बैटरी इज डबल नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म में आपके पास की होते हैं, यहाँ पे ए बी सी टी, फिर यहाँ से यू हैव अनदर सेल, फिर सम और असिस्ट, मतलब डिपेंड करेगा कि आपने इन दोनों को क्लोज रखा है, इन दोनों को ओपन रखा है। तो यू सी हियर, जब मैंने ए और बी को क्लोज रखा है तो E2 का और E1 का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, मतलब दे आर असिस्टिंग ईच अदर इन ड्राइविंग करंट। ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट इन एनी केस यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनता है L1 अपॉन L2 इक्वल टू समथिंग। फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो करके करते हो, so it turns out to be actually like this, L1 minus L2 upon L1 plus L2 equal to E1 by E2। तो ठीक है, आई मीन आई जस्ट रिमेम्बर दिस क्योंकि कंपाउंड डिविडेंडो आपका 12th में हुआ है फॉर श्योर 100%, तो ये पता होना चाहिए आपको हाउ टू फाइंड दिस। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। Heat required to convert 1 gram of ice at 0 into steam at 100 degree is given by where latent heat of steam is 536 calories per gram। Heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree into steam at 100। मेरे पास मान लो आइस है, आई हैव 1 ग्राम ऑफ आइस। 1 ग्राम ऑफ आइस को पहले अगर मैं लैटेंट हीट देता हूं, राइट, दिस विल बी m into L1, where L1 is latent heat to convert from ice to water, water। तो इसका पहले कन्वर्जन होगा वाटर में, करेक्ट। अब ये जो वाटर हमको मिला, ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री पे आइस था, हमने हीट दिया, क्या होगा? आइस का वाटर बनेगा एट 0 डिग्री। अब मैंने इसको और हीट दिया, इसको मैं बोलता हूँ Q1 Q2, और यहाँ पे हीट देके हम इसको 100 डिग्री पे लेके जाएंगे। व्हाट इज हीट इक्वेशन? मास into specific heat into delta theta, बराबर। एंड देन इसका बन गया गैस, बराबर है ना, डायरेक्ट गैस बनता है नहीं। तो फिर आपके पास वाटर ही है, लेकिन वो वाटर 100 डिग्री पे है, तो वाटर एट 100 डिग्री
अब मैंने इसको और हीट प्रोवाइड किया, फिर क्या होगा, वेपर बनेंगे, मतलब स्टीम बनेगा, और ये जो हीट मैंने प्रोवाइड किया इट इज मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ स्टीम व्हिच इज L2, बराबर। लॉजिकली कुछ नहीं है, ये फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है क्या पता। टोटल हीट कितना देना पड़ेगा आप सोचो, यू जस्ट हैव टू थिंक। मेरे पास आइस है, उसका स्टीम बनाना है, तो पहले तो मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट देना पड़ेगा, लैटेंट हीट। फिर मुझे एक बार वाटर मिल गया तो वो 0 डिग्री पे था, फिर अभी उसको 0 से 100 पे लेके जाना पड़ेगा, तो और हीट देना पड़ेगा। फिर अब 100 डिग्री पे मुझे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे वापस से लैटेंट हीट लगेगा, राइट। Q1 is ML1 plus this is MS delta theta plus ML2, 1 ग्राम, क्योंकि मास 1 ग्राम दिया है। ये पता होना चाहिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब लैटेंट हीट पर ग्राम टू कन्वर्ट फ्रॉम आइस टू वाटर, 80। ये दिया नहीं है तो पता होना चाहिए था। प्लस mass is 1 gram, specific heat of water. How do you find out, or do you remember what is specific heat of water? Mm-hmm. Mm-hmm. 1. What is delta theta? 100 plus 1, और वो तो दिया है 536। अभी बिना देख के कोई भी बोल देगा 536 में 100 ऐड किया, 636 में मैंने 80 ऐड किया, 716 कैलोरीज। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, राइट। तो डायरेक्ट फेज चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्टली आइस का कन्वर्जन स्टीम में नहीं होता है, इट गोज फ्रॉम आइस टू वाटर, then water 0 degree to 100 degree, and then, so tell me what is the amount of heat required to take steam at 100 degree to ice at 0 degree, सेम। उस केस में रिलीज होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, उसमें रिलीज होगा। what will be the amount of heat required to take water at 100 to ice at 0? 180। गुड, सब तो पता है आप लोगों को। गुड, सो ओके, a lead ball moving with a velocity v strikes a wall and stops. If 50% of its energy is converted into heat, mechanical work is converted into heat. बॉल मूव हो रहा है, मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी, it is converted into heat. Then what will be increasing temperature? Specific heat of lead is S. तो आपको याद है क्या मैंने बताया था कि मैकेनिकल वर्क इज इन जूल एंड हीट इज इन कैलोरी, और उसके साथ एक जे लगाते हैं हम लोग, दैट इज हीट, बराबर। गुड, तो जे कहीं से आया इक्वेशन में, यहां से आया। अभी वर्क डन और Q, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बोला है अच्छे से समझ लो, 50% of its energy is converted into heat, मतलब Q is
W/2, राइट? पक्का? एक बार और सोच लो, इज इट राइट? इज इट राइट? अगर आप लिखते हो ऐसा, नहीं, फॉरगेट अबाउट जे, क्वेश्चन को समझो पहले। अगर 100 जूल का एनर्जी था बॉल के पास, स्ट्राइक होने के बाद वो स्टॉप हो गया, 50% मतलब 50 जूल हीट में कन्वर्ट हुआ, तो टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा? जो हीट में कन्वर्ट हुआ वो ही बढ़ाएगा। मतलब इनिशियल एनर्जी का हाफ ही टेम्परेचर बढ़ाने के काम आया। हाफ कहाँ गया? वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, क्योंकि बोला कि बॉल स्टॉप हो गया, फिर बचा 50 कहाँ गया, मेरे को आई डोंट केयर, 50% कन्वर्ट हुआ ना हीट में, तो टोटल एनर्जी का 50%। इज इट क्लियर? हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी, मैं इसलिए ऐसा लिखता हूं। ये कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, कि ये इसको आप ऐसा लिख दो, अब काइनेटिक एनर्जी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। बॉल जब मोशन में था तो काइनेटिक एनर्जी था, बराबर? तो काइनेटिक एनर्जी जितना भी था उसका 50% हीट में कन्वर्ट हुआ, तो ke/2। ये सिर्फ जनरल फॉर्मूला है, मतलब दिस इज ओनली जनरल फॉर्मूला, जस्ट टू टेल यू कि जे कहां से आया। मैं डायरेक्ट लिख सकता था ना, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, लिख सकते थे। हाँ, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जूल में है, ये हीट कैलोरी में है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट चाहिए। मैंने इसलिए आपको पहला फॉर्मूला लिख के दिया, यू शुड नो दिस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये हाफ अलग से, और ये हाफ mv² j। व्हाट इज Q? हीट इक्वेशन, मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा थीटा, m गया। हमको क्या चाहिए? डेल्टा थीटा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या आएगा आपके पास? v²/4js। डिफिकल्ट है, इजी। गलती सिर्फ यहां हो जाती है आपकी, अगर आपने ये 2 नहीं लिखा होता तो फिर अभी ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि वो जनरल फॉर्मूला पे ही ध्यान होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि v²/2js भी लिख सकते हो। तो you need to be attentive here. Okay, so we'll stop here.